नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोग क्रिया पढ़ रहे थे और क्रिया किसे कहते हैं और धातु के भेद, क्रिया के भेद, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब जो बाकी रह जाता है वो यह कि रचना के आधार पर क्रिया के भेद। क्रिया के भेद दो होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब ये बच जाता था इसमें कि रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो पहला है इसमें नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? तो इसमें दिया है ऐसा धातु शब्द जिसका निर्माण संज्ञा विशेषण अथवा सर्वनाम से होता है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। ऐसा धातु शब्द जिसका निर्माण संज्ञा विशेषण अथवा सर्वनाम से होता है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब इसमें उदाहरण देखेंगे, जैसे बात से बतियाना। बात से बतियाना, बात क्या है? बात एक भाववाचक संज्ञा है और इससे ये बन रहा है बात से बतियाना। उसी प्रकार यहाँ भी है कि दुख से दुखाना। ये जो दुख है ये भी क्या है? यह भाववाचक संज्ञा है। और परिभाषा में दिया है कि ऐसा धातु शब्द जिसका निर्माण संज्ञा विशेषण अथवा सर्वनाम से होता है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे बात से बतियाना, दुख से दुखाना, और भी ऐसे बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। अब अगला आता है प्रेरणार्थक क्रियाएं। प्रेरणा मतलब हो जाता है मोटिवेशन, मोटिवेट। तो इसकी परिभाषा ऐसे है कि जिन क्रियाओं के द्वारा यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं न कार्य करके किसी दूसरे के द्वारा या दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित, मोटिवेट करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं के द्वारा यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं न कार्य करके किसी दूसरे के द्वारा किसी दूसरे को मोटिवेट करके या उसे प्रेरित करके अपने कार्य को कराए, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश राधा से खाना पकवाता है, ये रमेश करता है। और यहाँ पे दिया है कि कर्ता स्वयं न कार्य करके, तो ये रमेश करता है, यह राधा से खाना पकवाने का काम कर रहा है, यह स्वयं नहीं इस कार्य को कर रहा है। वह परिभाषा में दिया है कि कर्ता स्वयं न कार्य करके किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित करके अपना कार्य कराए, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। वही इसमें उदाहरण में है कि रमेश राधा से खाना पकवाता है, तो रमेश क्या है? रमेश करता है, और राधा या किसी दूसरे को प्रेरित करके खाना पकवा रहा है। वैसे ही हम अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे राम ने श्याम से पत्र लिखवाया, तो राम क्या है? राम करता है, और श्याम वह एक अन्य व्यक्ति है जिससे राम अपने कार्य उसे प्रेरित करके पत्र लिखवाने का कार्य कर रहा है। वही है प्रेरणार्थक क्रियाएं, जो कार्य किसी को मोटिवेट करके किसी को प्रेरित करके हम करवाते हैं, वही होता है प्रेरणार्थक क्रियाएं। एक बार और परिभाषा हम देख लेते हैं कि जिन क्रियाओं के द्वारा यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं न कार्य करके किसी दूसरे के द्वारा या दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ये तो रहा दूसरा, ये पहला था नाम धातु। अब इसके बाद था ये प्रेरणार्थक क्रियाएं। अब अगला आता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया जिसमें दो क्रियाओं का मेल या मिलाप हो, वही होता है संयुक्त क्रिया। तो यहाँ पर परिभाषा दिया है कि दो या दो से अधिक क्रियाओं, दो या दो से, संयुक्त मतलब होता है दो या दो से अधिक। तो यहाँ परिभाषा है कि दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो संयुक्त क्रिया बनती है
उस दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो क्रिया बनती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण है, जैसे राजन खाना खा चुका। राजन खाना खा चुका, यहाँ पे संयुक्त क्रिया है। एक खाना खाना एक क्रिया है और खा चुका एक दूसरी क्रिया है। यहाँ पे राजन के द्वारा दो क्रियाएं हो रही हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे संयुक्त क्रिया होगा। राजन ने खाना खा चुका, एक खाना और एक खा चुका, यह दो क्रियाएं हैं जो एक व्यक्ति के द्वारा की जा रही हैं। इसी को हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। उसी प्रकार यहाँ उदाहरण दिया है, मैं दिल्ली गया था। तो यहाँ पे क्या है, मैं दिल्ली गया, एक तो प्रेजेंट में हो रहा है वर्तमान में, और एक भूतकालिक है, पास्ट में हो चुका है कि मैं दिल्ली गया था। यहाँ पर भी संयुक्त क्रिया हो रहा है, तो यह हो गया संयुक्त क्रिया। बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आप थोड़ा ध्यान दे के पढ़ेंगे तो इसे अवश्य समझ जाएंगे। यहाँ पे दिया है कि जब एक दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो यहाँ दो या दो, जैसे यहाँ पे दिया राजन खाना खा चुका, तो एक खाना और एक खा चुका, यहाँ पे दो क्रियाएं हो रही हैं जो एक ही व्यक्ति के द्वारा संपन्न हो रही हैं। अब हम अगला देखेंगे, जो अगला है। अब अगली क्रिया है जो आखिरी है और चौथी है, वो है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरण का मतलब होता है फॉलो, किसी का हूबहू नकल करना या फिर उसका अनुकरण करना, ठीक उसी प्रकार करना। अनुकरण से यही तात्पर्य है कि फॉलो किसी। अब इसकी परिभाषा है अनुकरणात्मक क्रिया की, किसी ध्वनि, आवाज़ या बोली के, किसी ध्वनि, आवाज़ या बोली के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जो किसी ध्वनि, आवाज़ या बोली के अनुकरण पर क्रिया बनती है उसे हम अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। अब उदाहरण है कि जैसे कुत्ते की आवाज़ में भौं भौं भौंकना। जैसे कुत्ता भौं भौं भौंकता है, उसी का अनुकरण करके उसी की आवाज़ में भौं भौं करना, भौं भौं भौंकना, ठीक उसका नकल उतारना या फिर उसी का अनुकरण करना, उसी को फॉलो करना। यहाँ वही उदाहरण में है कि कुत्ते की आवाज़ में भौं भौं करके भौंकना। एक और उदाहरण है कि बकरी की आवाज़ में मिमियाना। जैसे बकरी मैं करती है, वैसे ही उसका नकल उतार के उसकी आवाज़ में मिमियाना। यही होती है अनुकरणात्मक क्रिया, जो ठीक उसी का अनुकरण करके, ठीक उसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति करता है उसका अनुकरण करके या फिर उसको फॉलो करते हैं, वही होती है अनुकरणात्मक क्रिया। तो दोस्तों, यह तो रही आपकी रचना के आधार पर क्रिया के भेद जो चार होते हैं: नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रियाएं और संयुक्त क्रिया, और जो आखिरी है वो है अनुकरणात्मक क्रिया। क्रिया से संबंधित जो भी चीज़ें थी उसको मैंने पिछली कक्षा से लेके आज की कक्षा में संपूर्ण बता दिया। अब यह क्रिया यहीं पे समाप्त हो जाती है। अब आगे का जो टॉपिक है वो अव्यय, उसे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप इसे, जो क्रिया है, क्रिया को आप एक बार पुनः पिछली पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ते हुए पिछली वीडियो को देखेंगे, और फिर जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो देखने से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यदि आपके मन में कोई डाउट बच रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बताने का कष्ट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और उससे जानकारी प्राप्त करिए। धन्यवाद।